जय हिंद साथियों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और आज हम लोग इनकम टैक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और ये नया चैप्टर है एकदम, क्योंकि इससे पहले हम लोग इनकम को पढ़ रहे थे। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर इनकम। कृषि आय क्या होती है, इस पर कैसे टैक्स लगाया जाता है, टैक्स लगाया भी जाता है या नहीं लगाया जाता है, और अगर लगाया जाता है तो कैसे लगाया जाता है, और लगा अगर लिया जाता है तो इसमें कैसे उसकी छूट दे दी जाती है, कब एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, कब एग्रीकल्चर के इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता है, एग्रीकल्चर इनकम कितने तरीके की होती है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने 4 से 5 वीडियो के अंदर, और मैं आपको एक एक चीज़ कंप्लीट कर दूंगा अपने इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। आज से हम लोग को पढ़ना है कृषि आय क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कृषि आय। ठीक है ना। तो कृषि आय को जब हम देखें कि इसका सेक्शन क्या है, तो सबसे पहले इसकी सेक्शन की बात कर लेते हैं। इसका सेक्शन है 2(1)(a). सेक्शन 2(1)(a) में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है ना, कि कृषि आय क्या है, इसको सेक्शन 2(1)(a) में डिफाइन किया गया। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर कृषि आय होती क्या है। तो कृषि आय की बात करें, इससे पहले ये बात कर लें कि कृषि आय कितने तरीके की होती है। तो इसको 2 भाग में आप डिवाइड कर दीजिए। नंबर 1 पर आ जाएगी आपकी, नंबर 1 पर पूर्णतः कृषि आय, और नंबर 2 पर अंशतः कृषि आय। ठीक है ना। फुल्ली एग्रीकल्चर इनकम, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम एक ऐसी आय होती है जो पूर्ण रूप से उसे खेती की ही आय कहा जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम ही कहा जाएगा। और एक ऐसी इनकम होगी जिसके कुछ हिस्से को तो एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा, लेकिन उसके कुछ हिस्से को नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा, गैर कृषि योग्य आय कहा जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन सी इनकम ऐसी है जिसको कंप्लीटली एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा, पूर्णतः कृषि आय कहा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पूर्णतः कृषि आय कौन है। तो पूर्णतः कृषि आय जानने इसके लिए हम लोग इसको 3 पार्ट में फिर से डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे चल के, अभी केवल मैंने आपको ये बता दिया है कि एग्रीकल्चर इनकम 2 तरीके की होती है। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसकी, अपनी पूर्णतः एग्रीकल्चर इनकम की। तो यहां नंबर 1 पर आएगा आपका भूमि का किराया। भूमि का किराया, ठीक है ना, लैंड रेवेन्यू इसको इंग्लिश में कहेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या आएगा, कृषि उपज को, कृषि उपज को बेचने से आय, बेचने से आय। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो कृषि करने से आपको उपज मिली है उसको बेचने से इनकम हो रही है, तो उसको कहाँ लिखेंगे और उस इनकम को क्या कहेंगे भाई मेरे, तो उसको कहेंगे कंप्लीटली एग्रीकल्चर इनकम। ये पूर्णतः कृषि आय हो रही है। अच्छा, नंबर 3 पर चलें तो यहां पर होगा आपका खेत के मकान से आय। क्या होगा, खेत के मकान से आय। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, खेत के मकान से आए। अब इनसे रिलेटेड जो यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है ना। कुछ इनकी रूलिंग है, देखो इनकम टैक्स जो है ये पूरी की पूरी बुक ही रूलिंग की है। रूलिंग जितना बेहतर तरीके से आप तैयार कर लेंगे आप उतना बेहतर हो जाएंगे, इनकम टैक्स के एक्सपर्ट हो जाएंगे। और अगर रूलिंग नहीं आती है तो फिर बेकार है मामला, है ना। तो इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसके थ्योरेटिकल पार्ट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो क्या नियम है, वो क्या शर्तें हैं जिनको पूरा करने पर ही एग्रीकल्चर इनकम बनेगी, नहीं तो एग्रीकल्चर इनकम हो नहीं सकती। तो भैया मेरे सबसे पहले नंबर पे आते हैं भूमि का किराया।
भूमि का किराया कब एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा? भूमि का किराया होता क्या है वैसे, पहले तो इसको जान लें। भूमि का किराया क्या है? जैसे मान लो कि एक है मिस्टर ए, मिस्टर ए तो हम तुरंत ही बना देते हैं, ये है मिस्टर ए, इनके पास एक अपनी जमीन है, ठीक है ना, ये इनकी जमीन है अपनी, ठीक। ये अपनी जमीन पर खुद खेती नहीं करते हैं, मिस्टर बी को खेती करने के लिए अपनी ये जमीन दे देते हैं। तो मिस्टर बी इस पर खेती करेंगे, जबकि ये जमीन है किसकी? मिस्टर ए की है। तो मिस्टर बी मिस्टर ए को जो पेमेंट करेंगे, ये मिस्टर बी मिस्टर ए को जो पेमेंट करेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? लैंड रिवेन्यू कहेंगे, ठीक है ना। यही भूमि का किराया है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वामित्व की जमीन, अपने स्वामित्व की भूमि किसी दूसरे व्यक्ति को उस पर कृषि कार्य करने के लिए किराए पर दे देगा, तो होने वाली इनकम को कृषि आय कहा जाएगा। लेकिन बात क्लियर हो गई ना कि किराया क्या होता है। अब यहाँ क्या कहा गया कि भैया मेरे ये एग्रीकल्चर इनकम तो हो जाएगी, लेकिन आपकी जमीन भारत के अंदर ही स्थापित होनी चाहिए, भारत के अंदर ही होनी चाहिए। जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कहाँ होनी चाहिए? वो भारत के अंदर सिचुएटेड होनी चाहिए। अब किसी की इनकम, किसी की जमीन पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, भूटान में है, नेपाल में है, अब वो कहे नहीं भाई मेरे ये वाली जो इनकम है ना मेरी, ये तो खेती से मुझे किराया मिला हुआ है, मैंने किसी को अपने खेत जो है ना वो किराया उस पर दिया है खेती करने के लिए, उसने हमको पैसा दिया ना भाई ना, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, ये फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगी। तो किराया आपका जो मिल रहा है आपको वो एग्रीकल्चर इनकम हो, इसके लिए ये जरूरी है, ये अनिवार्य है कि आपकी ज़मीन कहाँ होनी चाहिए? भारत के अंदर होनी चाहिए। और भारत के अंदर अगर नहीं है तो फिर आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, ठीक है ना। दूसरी बात है कि मिस्टर ए जो इस जमीन के मालिक हैं, उनके द्वारा ही जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को प्रयोग करने के लिए दी गई हो, तभी ये रेंट यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम में आएगा, अन्यथा यहाँ पर नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं कृषि उपज को बेचने से आय। कृषि उपज को बेचने से आय के संदर्भ में भी देखो, जमीन भारत के अंदर होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। जमीन भारत के अंदर होनी चाहिए, ये अनिवार्य है, चाहे यहां पर आए, यहां पर आए, यहां पर आए, कहीं पर भी आए, ठीक। अब जमीन भारत के अंदर है और कृषि उपज है, तो कृषि ये जो यहां पर ध्यान दो, ये क्या लिखा हो? उपज। उपज करने के लिए क्या होता है? कृषि क्रिया होती है, कृषि क्रिया। कृषि क्रिया करना अनिवार्य है। कृषि क्रिया क्या होती है? खेत की जुताई करना, उसमें बीज डालना, पानी देना फसल को, उसकी देखरेख करना, निराई व कटाई करना, उसके बाद में फसल को बिक्री योग्य बनाना। कई सारी फसलें ऐसी होती जो ऐसा थोड़ी कि वो बिक्री योग्य, तो ऐसे जैसे तंबाकू के पत्ते हैं, ठीक है ना, तो ये तो इनको तो बिक्री योग्य बनाना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसी जो फसल उगाई गई है इसको बिक्री योग्य बनाना, ये सभी की सभी क्रियाएं क्या होंगी? कृषि क्रिया होंगी। इन सभी क्रियाओं को क्या कहा जाएगा? कृषि क्रिया कहा जाएगा। तो यहाँ पर कृषि क्रिया का होना अनिवार्य है। कृषि उपज को बेचने से होने वाली आय के लिए क्या अनिवार्य है? कृषि क्रिया का होना अनिवार्य है, अर्थात जो फार्मर है उसके द्वारा ये क्रिया करी गई हो, जितने के नाम मैंने लिए हैं, ये अगर क्रियाएं करी हैं उसने, तो फिर इनकम अगर हो रही है तो क्या हो जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। और अगर इन क्रियाओं में से उसने कुछ नहीं किया है तो फिर एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। तो यहाँ दिमाग में एकदम एक बात सेट करो, बोल रहा हूँ, क्या सेट करना है? जब भी बात आएगी कि बताओ ये फला इनकम है, ये एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं, तो मैं देखूंगा क्या इस बंदे ने कृषि क्रिया करी थी। कृषि क्रिया का मतलब है खेत की जुताई करना, बीज डालना, पानी देना, प्राथमिक कृषि क्रिया है। क्या इसने करी थी? अगर करी थी तो फिर इनकम हो गई एग्रीकल्चर इनकम, और अगर नहीं करी थी तो इनकम हो गई नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है ना। जैसे मिस्टर ए या ये मिस्टर बी, जमीन ले ली थी ना इन्होंने किराए पर, मिस्टर बी ने फसल उगाई, लेकिन फसल कटती उससे पहले मिस्टर बी को बहुत ही ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। किसको? मिस्टर बी को पैसे की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। मिस्टर बी गए एक साहूकार के पास, जो उसका नाम क्या था? मिस्टर सी, और उससे कहा यार मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मुझे पैसा दे दो। मिस्टर सी और मिस्टर बी एक ही गांव में रहते थे। इसने कहा ठीक है पैसा दे देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसे दे दें? कुछ हमको
कोई गारंटी तो दो, कैसे दे दें। इसने कहा मेरी फसल अभी कटने वाली है, 10 दिन में फसल कट जाएगी, फसल वो तुम्हारी हो जाएगी, मुझे पैसा दे दो भाई। मिस्टर सी ने क्या किया, मिस्टर बी की खड़ी फसल खरीद ली, ठीक है ना, और 1 लाख रुपया मिस्टर बी को दे दिया। और उसके बाद में ये वाली जो फसल उगाई थी मिस्टर बी ने, उसको मिस्टर सी ने काट करके मार्केट में बेचा। कितने रुपए में, 2 लाख रुपए में बेचा। अब बताओ ये 2 लाख रुपया इनकम मिस्टर सी के लिए एग्रीकल्चर इनकम होगी कि नहीं होगी। तो देखो दिमाग में आए तुरंत बात, क्या दिमाग में बात आनी चाहिए कि यार मिस्टर सी ने तो कोई कृषि क्रिया नहीं करी थी। कृषि क्रिया किसने करी थी, मिस्टर बी ने करी थी। तो मिस्टर बी को जो 1 लाख रुपए मिले, ये कैसी इनकम है, ये तो एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन जो मिस्टर सी को मिले 2 लाख रुपया, ये कैसी इनकम है, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम है भाई। इसमें क्या सोचने वाली बात है, क्यों, क्योंकि इन्होंने प्राथमिक क्रिया नहीं करी हुई थी, ठीक है ना। अच्छा बात क्लियर हो गई ना। मिस्टर बी ने फसल उगाई, मिस्टर बी ने फसल उगाई, खेत की जुताई करी, उसमें बीज डाला, पानी दिया, पूरी फसल तैयार थी। लेकिन तब तक बाढ़ आ गई और बाढ़ उनकी फसल को बहा के लेके चली गई। इतने में गवर्नमेंट आ गई, उसने कहा जितने किसानों की फसल बाढ़ में बह के गई है, ठीक है ना, उन सभी को हम मुआवजा देंगे, और मुआवजा देंगे हम उनको। तो क्या हुआ भाई मेरे, मिस्टर बी को मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपए मिल गए। अब बताओ ये 50,000 रुपए एग्रीकल्चर इनकम होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। भैया मेरे देखो, मिस्टर बी ने फसल उगाई थी, खेत की जुताई करी, बीज डाला, पानी दिया, उसके बाद में खेत से फसल बह गई पानी के साथ, क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी, ठीक है ना। बात क्लियर है। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। कोई जगह देखो, प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है किसी भी स्थान को खाली नहीं छोड़ती। या तो तुम उसमें अपनी मनचाही फसल उगा लो, नहीं तो घास फूस तो वो उगा ही देगी। तो क्या हुआ भाई मेरे, खेत ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसमें कुछ नहीं उगाया गया था। लेकिन जब बरसात का मौसम आया तो उसमें कुछ घास अपने आप उग गई। जैसे बांस उग जाता है, जंगलों में पेड़ उग जाते हैं, इन बांस या पेड़ को काट करके बेच दिया गया। तो ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम हुई या कि नहीं हुई। देखो यहाँ पर क्या प्राथमिक क्रिया करी गई, नहीं करी गई ना। ये जो कृषि क्रिया थी ये की गई, नहीं की गई। तो जब ये कृषि क्रिया नहीं करी गई तो होने वाली इनकम को क्या कहेंगे, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। अर्थात कोई फसल अपने आप उगाई और उसको हमने काट के बेच दिया, तो वो इनकम क्या हो जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम नहीं हो सकती। बात क्लियर, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर इनकम मेरी कृषि उपज को बेचने से आय हो, उसके लिए क्या जरूरी है, ये सभी बातें जो मैंने आपको बताई ये अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो कृषि आय नहीं हो सकती। नंबर 3 पर चलें, खेत के मकान से आय। खेत का मकान क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो मिस्टर ए का ये खेत है, पूरा बड़ा सा खेत, मेरा बोर्ड छोटा है, खेत बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो इस बड़े से खेत में उन्होंने यहां पर एक मकान बना रखा है, यहां पर एक मकान बना रखा है। और बाकी यहां पर क्या करते हैं, इस पूरे खेत में क्या करते हैं, यहां पर कृषि करते हैं, कृषि कार्य करते हैं बाकी पूरे खेत में। तो ये मकान में क्या करते हैं, फिर कृषि कार्य करने के लिए कुछ हल की आवश्यकता होती है, कुछ हल की आवश्यकता होती है ना। कुछ इक्विपमेंट होते हैं, जो यंत्र होते हैं, संयंत्र होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। कुछ लोग यहाँ पर रहेंगे, नौकरों की आवश्यकता होती है, लेबर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जब यहाँ फसल उगाई जाएगी तो उस फसल के भंडारण के लिए किसी स्थान की आवश्यकता होती है। और फिर किसान भी तो कहीं रहेगा, उसके रहने के लिए किसी स्थान की आवश्यकता होती है। तो जहाँ ये सारे काम किए जाते हैं उसी मकान को, और वो मकान खेत में बना होता है जहाँ ये सारे कार्य किए जाएं, और ऐसा मकान जो खेत में ही बना है उसको कहते हैं खेत का मकान। अर्थात वो क्या हो जाएगा भैया मेरे, फार्म हाउस हो जाएगा। अब फार्म हाउस से अगर कोई इनकम हो रही है, फार्म हाउस से इनकम कैसे हो सकती है, आपने ये खेत अपना किराए पर दिया था तो मकान भी तो किराए पर चला जाएगा। आपने खेत किराए पर दिया तो मकान भी तो किराए पर चला गया, ठीक। तो ये वाला मकान, यहां से भी होने वाली इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा, बस कुछ कंडीशंस पूरी हो जाएं। वो क्या कंडीशन है, नंबर 1, जिस गांव में आपकी ये जमीन है वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, किसी नगर पालिका या छावनी बोर्ड के अंतर्गत ये ना आता हो, नगर पालिका की एरिया में ना आता हो। नहीं तो शहरों में जितने भी गेस्ट हाउस बने वो सब कहेंगे ये मेरा फार्म हाउस है, यहाँ पर ये मेरा फार्म हाउस है। इसके कोने में कोई फसल भी उगाएंगे, कहेंगे देखो मेरी फसल भी उगाते हैं यहाँ पर, ठीक। तो वो इनकम जो होगी ना वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होने पाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पर नगर पालिका आ जाती है, ठीक। तो अगर म्यूनिसिपैलिटी आ रही है तो फिर उसकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं हो सकती, अर्थात नगर पालिका या छावनी बोर्ड के अंतर्गत ये ना आता हो, उससे दूर हो।
नंबर 3, यह किसान के द्वारा या किसान के प्रतिनिधि के द्वारा रहने के लिए ही प्रयोग किया जा रहा हो और यहाँ पर होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही प्रयोग में लाया जा रहा हो। नंबर 4, यह खेत के अंदर ही बना हो। नंबर 4, यह खेत के अंदर ही बना हो, खेत की मेड़ जो होती है उसकी मेड़ और इसकी नींव आपस में मिली हुई हो, तभी होने वाली इनकम को एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं हो सकती है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी भैया। पूर्णतः कृषि आय 3 तरीके की होती है। नंबर 1 होता है भूमि या किराया, दूसरा होता है कृषि उपज को बेचने से आय, तीसरी होती है कि भैया मेरे खेत के मकान से आय। अब कुछ बातें यहाँ पर और हैं, उनको भी वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जिनमें से कुछ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नंबर 1 क्या है कि जमीन आपकी कहाँ होनी चाहिए, भारत में होनी चाहिए। नंबर 2, जो खेती कर रहा है उसका उसमें प्रत्यक्ष हित होना चाहिए, ठीक है ना, डायरेक्ट इंटरेस्ट होना चाहिए। डायरेक्ट इंटरेस्ट खेत में 2 लोगों का माना जाता है, एक वो जिसके नाम खेत रजिस्टर्ड है वो उसका डायरेक्ट हित माना जाता है, डायरेक्ट इंटरेस्ट माना जाता है, और दूसरा वो जिसने खेत को लीज पर ले रखा है, पट्टे पर ले रखा है, उसका भी उसमें डायरेक्ट हित माना जाता है, ठीक है ना। और अगर आपको डायरेक्ट इनकम नहीं हो रही है, प्रत्यक्ष आय होनी चाहिए, खेत से प्रत्यक्ष आय होनी चाहिए। प्रत्यक्ष आय जैसे कोई किसान है ना, फसल उगाई और बेच दिया, इनकम हुई, कैसी इनकम हो गई, डायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम क्या है, ये जो यहाँ पर फार्म है ना, इसका एक मैनेजर अपॉइंट किया गया होगा, मिस्टर डी, यहाँ पर एक मैनेजर है, मिस्टर डी मैनेजर है। ये मैनेजर क्या करता है, पूरे फार्म हाउस की और फार्म की देख रेख करता है। बदले में इसको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। और ये कहे मेरी ये जो सैलरी है ये क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। नहीं नहीं भाई, बहुत मारे जाओगे, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सैलरी कहाँ पे टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में जाकर टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है ना, इनको छूट नहीं मिलेगी। कोई कंपनी ऐसी है जो फार्मिंग इक्विपमेंट्स बना रही है, फर्टिलाइजर्स बना रही है, सीड्स बना रही है, उसके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स मिलता है, वो कहें अरे यार मैं तो एग्रीकल्चर से संबंधित कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहाँ के शेयर मैंने खरीदे तो मेरा डिविडेंड टैक्सेबल क्यों, नहीं बन पाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। आपकी डायरेक्ट एग्रीकल्चर, तुम खेती नहीं कर रहे हो, तुमने कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया है, क्योंकि तुम वहां से विनियोग किया है, तुम वहां से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पाना चाहते हो, हाई रेट ऑफ डिविडेंड्स पाना चाहते हो, है ना। तो ये सारी चीजें साथ ही साथ आप समझ लीजिए। उसके बाद में एग्रीकल्चर इनकम में ऐसा कुछ है नहीं जो आप समझ नहीं पाए। एग्रीकल्चर इनकम बहुत ईजिली हम लोग समझ लेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में ये देखा कि कंप्लीटली एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है और वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई करने पर होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं, कंप्लीटली एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगी। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में अपने ये देखेंगे कि आखिर वो कौन सी इनकम होती है जो खेत से ही होती है लेकिन उसके बावजूद भी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पार्टली एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है और उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे और हमारा ये चैप्टर बड़े ही आसानी के साथ में समझते हुए समाप्त होएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे साझा करें। अपना स्नेह देने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।